नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, गृह एवं रक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने मिशन सच नेटवर्क के सीईओ विजय यादव से बातचीत में कहा कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम का भारत पर असर पड़ना तय है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सेना का सरकार पर अधिग्रहण करना, प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ करना चिंताजनक है। उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द चुनाव होंगे और नई सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश व भारत में हजारों लोगों का आना जाना रहा है, इस कारण वहां के घटनाक्रम का भारत पर असर पड़ेगा। बांग्लादेश के ताज़ा घटनाक्रम में किसी विदेशी का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता और शक की सुई चीन पर आकर टिकती है। बीते 10 सालों में भारत की विदेश नीति को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के आसपास के देशों से घनिष्ठता के संबंध रहे, लेकिन केंद्र में भाजपा व मोदी सरकार बनने के बाद ज्यादातर पड़ोसी देशों से संबंधों में गिरावट आई है, खासकर चीन भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बनाकर उन्हें भारत से दूर करता नजर आ रहा है और केंद्र की भाजपा सरकार अपने पड़ोसियों को दूर होता देख रही है। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले जो हुआ है उसका दुर्भाग्यपूर्ण है और क्या है कि हमारा बहुत एक घनिष्ठ रिश्ता बांग्लादेश से है और एक तरह से हमारा जो बहुत बड़ी जो हमारी सीमा है उसके लगती हुई है। पुराने ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश के बारे में आप सब जानते हैं कि किस तरह से उसको आज़ादी मिली है, किस तरह से भारत का उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल रहा है और जो आज की जो एक परिस्थिति बन चुकी है उस परिस्थिति के अंदर जो आर्मी ने जिस तरह से वहाँ एक कू करा है, शेख हसीना जी को घर करा है, तो ये उसमें उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वहाँ चुनाव होंगे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि वो इलाके के अंदर मुझे जाने का मौका मिला है, गृह मंत्रालय में और रक्षा मंत्रालय में मैं रहा हूँ और उस पूरे बॉर्डर के ऊपर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी वहाँ हमने तारबंदी भी उसके अंदर कराई है। तो वहाँ का जो इनफ्लो है, वहाँ का जो आउटफ्लो है, काफ़ी लोग आ भी जाते हैं, जाते भी हैं और बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पैदा हो जाती है। अब इस नई सरकार जो है, अब नया जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, आर्मी का कंट्रोल है उसके ऊपर या क्या रहेगा, ये स्थिति होने के बाद, जानने के बाद ही वहाँ सिचुएशन मालूम पड़ेगी। लेकिन वहाँ बांग्लादेश के अंदर कुछ होता है तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट भारत के ऊपर ज़रूर आता है। एक हमारे जो सराउंडिंग पड़ोसी देश हैं, ज़्यादातर पड़ोसी देशों से हमारे संबंध कुछ समय से सही नहीं है। क्या हमारी विदेश नीति का कितना इम्पैक्ट है इस पर? ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जो भौगोलिक स्थिति है हमारे देश की वो बहुत विचित्र है। क्या है कि आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ हमारा चाइना है, फिर लगता हो अफ़गानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश तो है ही। तो अब जो और इन देशों के अंदर जो वहाँ की इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है, वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, वहाँ की जो समस्याएं होती हैं हर प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर, भारत के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक हमारे जो बहुत लंबे समय से जो हमारे साथ थे, इसमें ख़ास तौर से नेपाल बहुत हमारा एक बहुत बड़ा एलाय था हमारा, एक तरह से वो भी एक बहुत ही पुराना भारत का और एक तरह से हिस्सा ही मानिए। बहुत इसमें रिश्तेदारी भी होती थी, शादियां भी होती थी, इस तरह का एक उनसे जुड़ाव था। और चाइना जिस तरह से नेपाल को कब्जा कर लिया है, नेपाल के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग हो रही है, हाईवे बन रहे हैं, इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसके साथ साथ भूटान के अंदर भी प्रेशराइज कर रहा है चाइना
कि वहाँ से भूटान के साथ भी, भूटान की जो राज परिवार है उसका एक बहुत बड़ा संबंध भारत से रहा है। यहाँ तक कि जो वहाँ की राजकुमारी हैं, महारानी हैं, वो भी हमारे देश के अंदर ही, हमारी कॉलेजेस के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ी हुई हैं। तो इस तरह का एक संबंध है। ऐसे ही श्रीलंका के साथ एक बहुत पुराना संबंध था। चाइना वहाँ अंदर घुस चुका है। हमारी जो वहाँ आर्मी की टुकड़ियाँ थी, जो वहाँ के सर्वेलेंस की जहाज थी, उनको भी वहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, उसके भी आदेश जारी हुए। तो जो भारत की नीति पिछले 10 साल के अंदर जो भाजपा और मोदी सरकार ने जो बहुत लंबे हज़ारों साल से, 100 सालों से जो हमारा एक संबंध बना हुआ था, उसको ना समझ के उसके ऊपर अपनी तरह से जो विदेश नीति रही है, वो संबंध हमारे ख़राब कर दिए हैं। और वो संबंध ख़राब करने से बहुत लंबे समय तक और रक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में देश को खामियां बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। कि चाइना की तरफ से सामरिक रूप से घेरने की ये कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश के अंदर भी हुआ है, उसमें भी कोई विदेश का कोई हाथ है? ये बिल्कुल बात सामने आ रही है। वैसे तो अभी जल्दी इसका खुलासा होगा, लेकिन इतना बड़ा एक हादसा हो जाता है और उसके अंदर जब तक विदेश के कोई ना कोई लोग फंडिंग करी होगी, उनने वहाँ हथियार भी भेजे होंगे, लोगों को प्रोत्साहन भी दिया होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता ये। और ये खासतौर से इसके ऊपर शक की सुई चाइना के ऊपर जाती है, पाकिस्तान के ऊपर जाती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश को डिसरप्ट करने के लिए, हमारे देश को एक तरह से कमज़ोर करने के लिए ये कार्रवाई हुई। शहर के समीप सिलीसेड व जैसमंद झील के बहाव क्षेत्र में बने 2 होटल समेत 16 अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई मंगलवार सुबह से शुरू हुई। पुलिस के भारी लवाजमे के साथ ही मौके पर जिला प्रशासन, यूआईटी, राजस्व एवं जल संसाधन विभाग की टीम मौजूद रही। एसडीएम प्रतीक जुईकर ने बताया कि सिलीसेड से जैसमंद बांध के बहाव क्षेत्र में 50 मीटर के दायरे में कुल 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इनमें 2 बड़े होटल भी शामिल हैं। अतिक्रमण दस्ते में जेसीबी, 40 पुलिसकर्मी, 10 राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। भाव क्षेत्र में नटनी हेरिटेज नाम से होटल का निर्माण कराया जा रहा था। इस होटल के पक्के निर्माण को ध्वस्त करने के लिए यूआईटी ने बड़ी मशीन मंगवाई। संभवतः बुधवार को भी अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई जारी रहने की उम्मीद है। एसडीएम ने कहा कि कुछ निर्माण के मामले न्यायालय में विचाराधीन है, उन पर लीगल राय ली जाएगी। शेष पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसका 3 माह में सर्वे किया जाता है। इसमें जो 16 अवैध निर्माण इरिगेशन विभाग ने जो चिन्हित किए गए थे, जल संसाधन विभाग ने, उन्हीं का चिन्हीकरण पहले भी हो चुका है। उनकी लिस्ट जारी हुई थी पहले, उनको नोटिस भी जारी किए थे, तो उन्हीं के ऊपर नियमानुसार आज कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें एज अ मौका मजिस्ट्रेट हम मौजूद है और पुलिस जाब्ता भी अवेलेबल। इनका जो इरिगेशन विभाग का जो वो है गाइडलाइन है, उसके तहत जो 50 मीटर में जो भी निर्माण आ रहा है, जो भी बाउंड्री वॉल आ रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कुछ इसमें जो चिन्हित है, जिसमें कोर्ट के स्टे है, सिविल कोर्ट के स्टे है, तो उसमें फिर लीगल राय ली जाएगी पहले, उसके बाद उनमें कार्रवाई की जाएगी। जिनमें कोई कोर्ट का स्टे वगैरह नहीं है, उनमें नियमानुसार आज कार्रवाई हो जाएगी। अभी होटल्स वगैरह ऐसी लिस्ट नहीं है। एक 16 अतिक्रमणों की लिस्ट है जो पहले भी मीडिया के साथ भी शेयर की हुई है और जो विधानसभा में भी दी गई है, उसके नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है। इन सभी को नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा कि इरिगेशन विभाग से भी आप बात करेंगे, तो ये सतत होने वाली प्रक्रिया है। हर 3 महीने में इसका नया सर्वे होता रहता है। तो अभी जो 16 चिन्हित किए गए हैं, उनमें पहले कार्रवाई होगी। इसके बाद हर 3 महीने में एक सर्वे होता रहेगा। उसके बाद जो भी पाया जाएगा, उसके नियमानुसार सतत कार्रवाई होती रहेगी। शहर के जयपुर रोड स्थित जयंती फार्म के पीछे तोलानी कॉलोनी में इन दिनों पैंथर का आतंक है। बीते 4 से 5 दिन में पैंथर की आवाजाही से कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। स्थानीय महिला ने बताया, पिछले कुछ दिन से कॉलोनी के आसपास एक पैंथर का मूवमेंट है। यह पैंथर कई बार आवारा व पालतू सुहानों को अपना शिकार बना चुका। बीती रात भी यह पैंथर एक महिला के पीछे भागा। पैंथर की मूवमेंट के चलते लोग डरे हुए हैं। बच्चों का बाहर निकलना व खेलना तक बंद है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम देर रात कॉलोनी पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पैंथर पर मॉनिटरिंग रखी जा रही है। कुत्ता भी उठा के ले गया, उसको भी मार दिया उसने, और फिर आया था एक बार, फिर दोबारा कुत्ता बच गया। रात को ये फिर आया है कुत्ते उठाने के लिए, जो हमारे कैमरे में ये पकड़ा गया। और अब तो बिल्कुल मेरे गेट पे ही है, मेन गेट पे। भागेड़ा में तुलनी रेजिडेंसी है, उसके अंदर ही आया है। कलेक्ट्रेट में करी है, एसपी को करी है, वन विभाग में करी है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसीलिए मैं अभी फिर आई।
लोग तो सारे ही डरे हुए हैं। मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, औरों के घर में भी छोटे बच्चे हैं। वन विभाग की दीवार सिर्फ 5 फुट की है और पीछे पूरा जंगल है जिसमें लोगों ने कब्जा कर रखा, पेड़ बड़े हो रखे, पूरा जंगल है। तो वो तो छुप के बैठ जाता है आराम से और आ भी जाता है। आखिर 10 दिन बाद प्रदेश सरकार के साथ सफाई कर्मियों के नेताओं की मांगों को लेकर समझौता हुआ, जिसके बाद सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त हुई। वार्ता के दौरान अलवर से सफाई कर्मी जयपुर में मौजूद रहे। हड़ताल समाप्ति के बीच सोमवार देर शाम तक शहर में सफाई का कार्य नहीं हुआ, केवल रात में कचरा उठाने का कार्य किया गया। सफाई कर्मियों के नेताओं का कहना है पहले महापौर व आयुक्त से बात की जाएगी, इसके बाद सफाई का कार्य शुरू किया जाएगा। शहर में अब भी करीब 2388 टन कचरा पड़ा है। नगर निगम की ओर से दावा किया जा रहा है कि शहर का कचरा उठाने और सफाई का कार्य तेजी से होगा। सरकार की ओर से लिखित समझौता पत्र देने के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इस बीच नगर निगम ने भर्ती मामले के अलवर कोर्ट केसों के 138 मामलों को जयपुर भेजा। केसों के निस्तारण के लिए उच्च स्तरीय गठित टीम विचार करेगी। देखिए, आपको विदित है कि प्रदेश व्यापी हड़ताल थी। सफाई कर्मचारी जो नई भर्ती निकले हैं उसके ऊपर और 2012 की जो भर्ती थी उसके आधार पर निकालने की बात कर रहे थे। साथ ही जो पूर्व में भर्तियां हुई हैं उसमें जो केस माननीय समिति के समक्ष विचाराधीन थे उन पर समझौता वार्ता हुई है। तो राज्य स्तर पर सहमति बन गई है। कल से सफाई कार्य शुरू। ये यहाँ की यूनियन के पदाधिकारियों ने ये कहा है कि 2 दिन हम पूरे दिन सफाई करेंगे और 2 दिन में शहर को साफ कर देंगे। रात्रिकालीन जो सफाई हम कर रहे हैं ठेकेदार संवेदक के संसाधनों से, निगम के संसाधनों से, वो हमारी यथावत आज भी जारी रहेगी। हाँ, बिल्कुल सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और शहर वापस में 2 दिन में आपको पूर्व जैसा दिखाई देगा। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही अलवर शहर के मालाखेड़ा बाजार में पतंग की दुकानें सजने लगी। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि बच्चों की परीक्षा होने के कारण खरीदारी अभी मंदी है। जैसे जैसे रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आएगा, पतंग मांझे की खरीदारी में भी बढ़ोतरी होगी। पतंग विक्रेता दुर्गा प्रसाद ने बताया, इस बार बच्चों के लिए डोरेमोन, पोकोमोन सहित अन्य तरह की पतंगों की खासी डिमांड है। वहीं गुजरात बरेली के मांझे की हमेशा डिमांड रहती है। दुर्गा प्रसाद ने बताया, राखी से 2 दिन पहले बाजार में अच्छी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। इस बार पतंग का काम थोड़ा कम है क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और पढ़ाई का भी लोड बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास इस बार बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइनों में बच्चों के लिए डोरेमोन, छोटा भीम, स्पाइडरमैन की पतंगे आई हैं और चंद्रयान 2 जो अपने प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था उसकी भी हमारे पास पतंग आई हैं प्रिंट में। और कागज में हमारे पास 2 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक की पतंग अवेलेबल है। मंजे की बात करें तो मंजा हमारे पास 150 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की एक रील है, जिसमें हमारे पास इद्रिस भाई मंसूरी, फैयाज बेग, जाफरी का बढ़िया वैरायटी की बात करें तो अब की बार 1, 2, 3 नंबर की डोर पर आई है। 8400 का धागा आया है। ये बहुत ही प्यारी डोर है, 8400 के नाम से मिलती है, अच्छी डोर है ये। और काला नाग आदि अनेकों वैरायटी के मंजे हमारे पास अवेलेबल है। अलवर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शहर के बदहाल हालात को लेकर एक विरोध रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बताया कि शहर के नरकीय हालात हैं। पूरा शहर पार्किंग निर्माण, साफ सफाई, रात के समय सड़कों पर नहीं जलने वाली रोड लाइटों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस पहुंचाने, सड़कों पर होती दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने, प्रताप स्कूल में गंदा पानी भरने, नाले का निर्माण व नियमित सफाई करने, सीवरेज लाइन व सड़कों पर जल भराव की समस्या दूर करने की मांग रखी। इन सभी मांगों को लेकर नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर इन सभी समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया तो आगे उग्र आंदोलन होगा। आज हम यहाँ ज्ञापन पहली बार नहीं देने आए हैं। इससे पहले भी हम 2023 में मई में ज्ञापन देकर गए और शहर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें मूल रूप से जो समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्या है। जो नगर निगम सिंगल फेज की बोरिंग कराती है, अगर वो बोरिंग कराती तो शहर की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी प्रकार से पार्किंग की स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे रामलीला ग्राउंड में पिछले 4-5 साल से चल रहा था कि नगर निगम इसको बहुमंजिला अंडरग्राउंड का पार्किंग बनाएगी, वो भी इन्होंने नहीं किया गया है। इसी प्रकार सीवेज लाइन का जो ठेका 1,10,10,00,000 का 110 करोड़ का ठेका गुजरात की कंपनी ने लिया 6 महीना पहले,
उसमें हमारे जो शहर के जो मंत्री बने हैं प्रदेश के, उन्होंने भी उसका शिलान्यास कर दिया है, परंतु उस सीवरेज लाइन का भी कोई आता पता नहीं है। शहर की सफाई की व्यवस्था है, तो आज जो हड़ताल हुई है, उस हड़ताल से पहले भी शहर की सफाई की व्यवस्था, कोई माकूल व्यवस्था शहर में नहीं थी। इन्हीं के पार्षद सफाई की व्यवस्था को, पानी की व्यवस्थाओं को लेकर के बात किया करते थे, और ये आज ये इंदौर भी होकर के आए हैं और इंदौर की योजना को ये काम करने की बात कह रहे हैं। पर मुझे लगता नहीं है कि ये शहर की सरकार उस योजना पर काम करेगी। तिजारा मेगा हाईवे असलीमपुर चौक पर देर रात एक डंपर ने हाईवे किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर के पास खड़ा एक युवक डंपर के नीचे आकर कुचल गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और डंपर भी डिवाइडर को तोड़ते हुए करीब 10 से 12 फीट आगे निकल गया। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार तिजारा के अंडरक्का गांव निवासी साहुन पंचर ट्रैक्टर ट्रॉली के पास खड़ा था। इस दौरान पीछे से आ रहे एक डंपर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सर, मेरा भाई ट्रैक्टर के पास खड़ा था, डंपर आ रहा था इधर से टपुकड़ा साइड से, तो उसने डंपर ने टक्कर उसको मार दी और वहीं उसका एक्सपायर हो गया। शहर के स्कीम नंबर 2 में एक बड़ा हादसा टल गया, वरना जनहानि हो सकती थी। दरअसल तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने बिजली के पोल को टक्कर मार दी, जिससे बिजली का पोल एक मकान पर जा गिरा और करंट से भरे तार सड़क व मकान पर झूल गए। दिन का समय होने से मौके पर लोगों की आवाजाही थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय निवासी कुलदीप ने बताया, बिजली का पोल गिरने से उनके घर का प्लास्टर टूट गया। वहीं बिजली के तार टूटने से तेज चिंगारी निकली। पास ही पानी की मोटर रखी व पानी भरा हुआ था। यदि पानी के संपर्क में टूटा तार आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसा यहाँ पे एक बस आई, वो बिजली का तार तो ओढ़ गई और उसको रोक रहे तो वो रुक नहीं रहा था और उसको बड़ी मुश्किल से उसको रोका है और उसने तार में इतनी तेज चिंगारी थी कि भयंकर रूप से चिंगारी थी। यहीं पास में एक दीवार का, खन्ना स्कूल की दीवार का काम चल रहा है, वो भी घबरा के नीचे उतर आए थे और बस वाले ने रोकी नहीं और अब उल्टा झगड़ा कर में उतारू हो रहा है, जबकि यहाँ इस नियम भी नहीं है कि यहाँ से बस ले जाने का, फिर भी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई वो हो। क्या क्या नुकसान हुआ है? भाई साहब, हमारा मीटर दूसरे के मकान में जाके गिरा है, ऊपर का खंभा गिर गया है और मीटर दूसरे मकान पड़ा है, खंभा गिर कर हमारा पूरा प्लास्टर उतर गया है। वो तो कोई बच्चा नहीं था, वो पानी की वैसे किल्लत चल रही है, वहाँ पानी की मोटर लगी हुई है, नहीं तो उसमें बहुत बड़ा हादसा भी होने का था। चिंगारी की इतनी चिंगारी थी दोनों तरफ, भयंकर रूप। अलवर जिला वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन शहर की मोती डूंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास में किया गया। प्रतियोगिता से जुड़े सचिव अनिल चुग ने बताया कि आज तीनों प्रतियोगिताओं का ट्रायल कर खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया, जिसमें 28 पुरुष व 12 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। यहां से सेलेक्ट हुए खिलाड़ी 21 से 25 अगस्त को चित्तौड़गढ़ में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट यूथ, जूनियर और सीनियर तीनों प्रतियोगिता महिला और पुरुष का आयोजन आज यहाँ पर स्वरूप विलास होटल में हो रहा है और ये प्रतियोगिता आज यहाँ पर तीनों प्रतियोगिताओं का ट्रायल होकर के एक्सेलेंस किया जाएगा खिलाड़ियों का और ये खिलाड़ी 21 से 25 होने वाली प्रतियोगिता चित्तौड़ में होने वाली स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेने जाएंगे। अलवर के सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी द्वारा शहर की एक प्रतिष्ठित दुकान के मालिक को धमकाकर मिठाई लेने का वाकया सामने आया। इसके बाद आक्रोशित व्यापारीगण सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा से मिले और पूरे घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया। व्यापारी ने बताया कि उनकी दुकान पर एक महिला मिठाई लेने आई। उस दौरान दुकान मालिक ने कुछ समय लगने की बात कही। इस पर महिला कर्मचारी ने दुकान मालिक को धमकाते हुए सैंपलिंग की बात कही। इधर मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कहा कि इस तरह के प्रकरण सामने आते ही तुरंत उच्च अधिकारी को अवगत कराए, जिससे कि ऐसे व्यक्तियों पर ठोस कार्रवाई की जा सके और विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल न हो। मामला केवल ये था कि नगर परिषद के पीछे नंदाजी स्वीट्स के नाम से एक प्रतिष्ठान है जो मात्र घेवर के सीजन में प्रत्येक पूरे शहर के जितने भी हलवाई हैं वो 8 से 10 किलो घेवर तैयार कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रोसेस है।
अब ऐसी अपेक्षा में जो माल है उनके पास उतना ही बेच पाएंगे, उससे ज़्यादा कहाँ से लाएं। सारे ही लोग परिचित हैं, कोई मीडिया बंधु है, कोई पुलिसकर्मी है, कोई CMHO विभाग से है, कोई अदर विभाग से है। अब ऐसी परिस्थिति में ये दबाव बनाना कि नहीं कहीं से भी पैदा करके माल दो, ये कैसे संभव होगा। हम जब माल ही इतना बढ़ पा रहा है, कारीगर उपलब्ध नहीं है, अब ऐसी स्थिति में कोई ये चीज़ ऐसी तो है नहीं कि बाजार में से उठा के लाके हम दूसरी जगह से दे दें। हम अपनी क्वालिटी से समझौता तो नहीं कर सकते ना। तो उस शिकायत को लेकर हम आज CMHO महोदय से मिले, लेकिन उनका व्यवहार पॉजिटिव था, उन्होंने बहुत अच्छे से भरोसा दिया। हम भी आश्वस्त हैं कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा। सभी व्यापार मंडलों के जो प्रभारी हैं वो हमारे पास इसलिए आए कि कुछ लोगों को ये लगा कि भाई एक तो जो स्वास्थ्य विभाग सैंपल ले रहा है वो चुनिंदा लोगों के ही सैंपल ले रहा है। दूसरा, कुछ जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई कि जैसे कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के नाम से जा कर के वहाँ पर उनसे अपना नाजायज काम कराने की कोशिश कर रहा है, कोई फ्री में खाने की चीज़ ले रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस तरह की कोई भी अगर कर्मचारी या कोई भी अधिकारी इस तरह से आपके पास आता है तो आप हमारे कार्यालय को सूचना दें, और यदि कोई भी आपसे किसी भी नाजायज तरह की मांग करता है तो हमें सूचना करें, जिससे कि हम संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। अब रुक करते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। तिजारा कस्बे में स्तनपान जागरूकता को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया। रैली को डॉक्टर हेमंत कुमार डागर, जिला प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल व मनोज कुमार यादव, खंड मुक्त अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। BCM में डॉक्टरों ने बताया, मां के दूध में एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बच्चों के बीमारी से लड़ने में कारगर साबित होते हैं। मां का दूध बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। लोगों को स्तनपान के प्रति जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। के बच्चों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM और आशाओं के द्वारा शहर के अंदर विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर रैली का आयोजन किया गया, जिसको हरी झंडी श्रीमान RCHO साहब डॉक्टर हेमंत डागर द्वारा हरी झंडी देकर इसको रवाना किया गया। शहर के अंदर विश्व स्तनपान सप्ताह 1 तारीख से 7 तारीख तक, इस माह की 7 तारीख तक विश्व के अंदर ही मनाया जा रहा है। इसके अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो महिलाएं हैं उनको बच्चों को स्तनपान कराना क्यों ज़रूरी है, इसका संदेश दिया गया है। इस रैली के जरिए गर्भवती महिलाओं को बताया गया है कि बच्चों को स्तनपान कराना क्यों ज़रूरी, क्योंकि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम पैदा करने के लिए बच्चों को माँ का पहला दूध पिलाया जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन, फैट वगैरह, एंटीबॉडीज सब चीज़ें उसके अंदर दूध के अंदर होती हैं। उससे बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने की वजह से बच्चा जो बीमारियाँ होती हैं उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर पैदा होती है। प्रागपुरा थाना अंतर्गत पावटा में घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट व बदसलूकी का मामला दर्ज हुआ। बड़नगर तहसील निवासी राजेश मीणा ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि मेरे चाचा कल्याण सहाय मीणा व चाची शांति देवी अपने घर पर काम कर रहे थे, तभी मदनलाल, गोदराज, संपाल व सतपाल सहित कई अन्य लोग लाठी, पत्थर, धारदार हथियार लेकर गाली गलौज करते हुए चाचा व चाची पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर घायलों को कोटपुतली से जयपुर रेफर कर दिया। राजेश ने बताया कि मदनलाल के दोनों लड़कों ने चाची शांति देवी के साथ अश्लील हरकत कर उन्हें नीचे गिरा दिया व लस्ता भंग करने का कोशिश की। थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कल 5:30 बजे मेरे घर के अंदर मैं तो काम कर रहा था, मेरी मिसेज गेट के पास में थी। मेरा पड़ोसी मदनलाल मीणा, 2 उसके लड़के, एक उसके लड़के की औरत है, 2 उसकी लड़कियां, एक उसकी औरत है, ये आके एकदम मेरी औरत के ऊपर हमला कर दिया। हमला करते चीख सुने, उसके बाद मैं भाग के तो मेरे ऊपर भी हमला कर लाठी और सिरियों से ईंटों से हमारे को मारा, और खून ही खून हो गए पूरे शरीर में, कपड़ों में, वहाँ गिर बेहोश होकर गिर गए। जब हमारे को होश आए तब फिर मैं अपनी मिसेज को लेके प्रागपुरा थाने के अंदर गया। वहाँ थाने के अंदर जाने से पुलिस वालों ने बोला कि भाई यहाँ नहीं आना, आप वहाँ जाओ। मैंने बोला कि आपको उसको ऐसी कंडीशन आ जाए उसकी हेल्प तो किया जाती है। उसके बाद फिर थाने वालों ने बैठा के मेरे को पावटा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से रेफर में BDM कर दिए कोटपुतली, और अभी तक भी मेरी तबीयत में सुधार नहीं है कुछ भी। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र की बियाड़वालों की ढानी से जमवा रामगढ़
रायसर स्थित बाकी माता के स्थान की 5वीं ध्वज यात्रा विधिवत पूजन के साथ रवाना हुई। पद यात्रा की अगुवाई कर रहे श्रद्धालु राधेश्याम मीणा ने बताया कि पद यात्रा रवाना होने से पूर्व पद यात्रियों ने गांव की डूंगरी स्थित भैरू बाबा के स्थान पर सामूहिक ध्वज पूजन किया। इसके बाद यहां से पद यात्रा डीजे की धुन के बीच विधिवत रवाना हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए बाकी माता मंदिर पहुंची। पदयात्रियों का जगह जगह कस्बे के ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा व फल वितरित कर स्वागत किया। पदयात्रा में शामिल पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर माता के जयकारे लगाते हुए महिलाएं डीजे की धुनों के बीच नाचती गाती चली। अब तक की खबरों में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।